हेमंता बिस्वा शर्मा जी को राहुल गांधी दो दिख रहे हैं, खत्म होते होते 4 6 दिखेंगे। तो ये तो हेमंता जी को अपना इलाज कराना चाहिए। सीट शेयरिंग में हमें 8 महीने लग गए और भाजपा से कोई पूछ नहीं रहा कि साहब एनडीए कहाँ है। जिस देश का राजा इस तरह की बदजुबानी कर सकता है, संविधान के विपरीत जाकर ऐसी बात कर सकता है, उस देश में उसके मंत्री संतरी क्या क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए। ये तो एक ट्रैप होता है कि बार बार ये हमें कहें एंटी हिंदू और हम घबरा जाएं कि साहब नहीं नहीं सर्टिफिकेट दे दो, हाथ जोड़ के हम कहें माई बाप हमें सर्टिफिकेट आप दे दो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हेमंता बिस्वा शर्मा से बेहतर प्रचार मंत्री नहीं मिल सकता। किस तरह के दांव पेच लगा के किसी न किसी तरीके से इंडिया गठबंधन पे सवालिया निशान कैसे खड़े हो जाएं, ये एक षड्यंत्र भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम एक बहुत विशेष व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जिनकी आवाज की बहुत अहमियत है और खासकर उस वक्त जब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन खतरे में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और 30 तारीख को बिहार पूर्णिया में एक बड़ी रैली है और उस बिहार में जहां पर इंडिया गठबंधन लगभग टूट के कगार पर है, नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और पलटी मारेंगे। ऐसे में आगे इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो चल रही है उसको भी नीतीश कुमार दोष दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है इस वक्त यात्रा कर रहे हैं जब उनको सीट शेयरिंग को लेकर के मेहनत करनी चाहिए। हमारे साथ पवन खेड़ा है जो कि आप जानते हैं जो मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है एआईसीसी के, उसके चेयरमैन भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं और बड़ा राजनीतिक अनुभव है। पवन जी, आप से ज्यादा अपडेटेड तो मैं नहीं होऊंगा, आप तुरंत अच्छी तरीके से अपडेटेड हैं इस वक्त और लगभग ये तय हो गया है, हमारे सारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार अब जा रहे हैं बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार वो जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जा रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बहुत देरी कर दी सीट बंटवारे में लेकर के, इसलिए अब उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया है। क्या रिएक्शन आपका? आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ 24/7 अफेयर। थोड़ा वक्त दीजिए। हर मिनट हालात बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं। अभी कुछ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा इस विषय पे। रही बात सीट शेयरिंग की, तो उसके लिए जो कमिटी बनी है वो कमिटी बाकायदा उसने सारा अपना काम कंप्लीट किया और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की वार्ता में कोई विलंब है। सीट शेयरिंग की वार्ता में कोई विलंब नहीं है। ऐसे वक्त में पवन जी, जब चूंकि आप पार्टी का एक चेहरा है जो पार्टी को अच्छे बुरे वक्त पे डिफेंड करते रहे हैं और करते आए हैं और करते भी रहेंगे, ऐसे वक्त में जब अब आप देखेंगे जो हमारे सोर्सेज, जब हमने बात की नीतीश कुमार के लोगों से, उन्होंने कहा कि 8 महीने लगा दिए, हमारा गठबंधन तो न जाने कब हो गया था, चाय पीते रहे। कांग्रेस से आपने बताया कि कमेटी की मीटिंग हुई है, उधर ममता बनर्जी के साथ भी आपकी बात नहीं बन रही है, तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ चला ही दिया है बीजेपी ने कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया है। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर लग रहे हैं। सौरभ भाई, मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में जो इनका गठबंधन है, वो जो नई शिवसेना है और नई एनसीपी है और पुरानी भाजपा है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी क्या आपको पता है? क्या देश को पता है? हमें तो नहीं मालूम। तो सीट शेयरिंग में हमें 8 महीने लग गए और भाजपा से कोई पूछ नहीं रहा कि साहब एनडीए कहाँ है, कितनी सीटें दे रहे हो आप शिवसेना को, एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को। सुना अजीत पवार जी आजकल इनके फोन पे भी नहीं आ रहे, लापता हो गए, इनकी रेडार से गायब हो गए। तो ये सब बातें सिर्फ कांग्रेस से पूछी जाती हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं जैसा कि कह चुका हूं सौरभ जी, कोई विलंब नहीं है, बिल्कुल सही वक्त पे सही निर्णय लिए जा रहे हैं और परंपराओं के विपरीत इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकटें समय से बहुत पहले घोषित की जाएंगी। समय से बहुत पहले घोषित की जाएंगे। आपने बोला अजीत पवार संपर्क में नहीं है, क्या नीतीश कुमार अब आपके संपर्क में है? पवन जी, आपके या आरजेडी के संपर्क में है वो? जैसा कि बीजेपी हमारी खिड़कियों में झांकता करती रहती है, हम भी उनकी खिड़कियों में झांकता करते रहते हैं और अपने दरवाजे बंद रखते हैं। या जिस या दिन से हमें संपर्क करना चाहिए सौरभ जी, उनसे हम संपर्क में लगातार हैं। आप संपर्क में हैं, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, इधर कल ये भी एक अफवाह उड़ी, हमने फिर बात की कांग्रेस के कुछ विधायकों से, ये भी अफवाह उड़ी कि जो कांग्रेस के विधायक है बिहार में, बीजेपी जो है उसमें ऑपरेशन कमल चला सकती है, उसमें सेंधमारी कर सकती है। तमाम खबरें आई कि कांग्रेस का किला बिहार में इंटैक्ट नहीं है।
ये भी बात चल पड़ी। बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन कीचड़, जिसको आप ऑपरेशन कमल कह रहे हैं, नहीं चल पाएगा। ये जरूर हो सकता है कि कुछ और विधायक भाजपा के जरूर थोड़े घबराए हुए हैं, संपर्क में हैं, हमारी पार्टी के भी और पार्टियों के भी। तो ये सपने जो अमित शाह जी कभी देखा करते थे, अब वो सपने मुंगेरी लाल के हो गए हैं, अब वो चल नहीं पाएंगे। मुंगेरी लाल के सपने हो गए हैं। पूर्णिया की रैली है 30 तारीख को आपकी, जिस पर सबकी नजर है। और जितना मेरा अनुभव है रिपोर्टिंग का, इंडिया गठबंधन बिहार में सबसे मजबूत था। जातिगत जनगणना जब वहां बिहार में हो गई, और जो पिछड़ा दलित और आदिवासी की जो पॉलिटिक्स बिहार में जितनी ज्यादा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट है, उतने देश में कहीं नहीं है। ऐसे में पूर्णिया में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचेगी, तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचेगा, मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार वहां पर नहीं होंगे। तो अब क्या आप लोगों का स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से आप आगे लोगों के बीच जाएंगे? क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो बिहार में भी आप लोगों का लगभग सुपड़ा साफ था, आपको एक सीट मिली, जावेद साहब सांसद बने। तो बिहार के लिए अब आपका प्लान क्या होगा? सौरभ जी, ये न्याय का एक संदेश है। पूर्णिया में जो रैली है उसमें न्याय के जो 5 स्तंभ हैं, उनके बारे में राहुल गांधी चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो भी आपने सवाल पूछे, उन सवालों का प्रभाव इस न्याय के संदेश पर पड़ेगा। ये न्याय का संदेश ऐसा है जिसमें सब एक हैं, सब चाहते हैं कि न्याय हो, सब मानते हैं कि पिछले 10 साल में अन्याय हुआ, कई तबकों के साथ हुआ, पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ हुआ। 1 घंटे में 2 आत्महत्याएं पिछले 2 साल में नौजवानों ने की है। इसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता, कोई सवाल जवाब नहीं रह जाता। फिर लगता है कि एक वॉर फुटिंग पे इसी बात को लेकर चलना चाहिए और न्याय की बात करनी चाहिए इस देश में। न्याय की बात में मणिपुर और नागालैंड की यात्रा हमने भी कवर की, हम वहां पर मौजूद थे, और राहुल गांधी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को लगा कि इतना अंदर तक कोई इतना बड़ा नेता आज तक नहीं पहुंचा। सड़कों पर भीड़ थी, और वो भीड़ मैं बता सकता हूं कि वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी। आम लोग वहां पहुंचे थे देखने के लिए राहुल गांधी को, हमारी रिपोर्ट्स हैं उस पर। लेकिन असम में आकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, राहुल गांधी पर मुकदमा हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं जो बस में आगे बैठे हुए हैं। यहां तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, मंदिर में जाके धरना देने लग गए, 2 घंटे इंतजार कर लेते, टी शर्ट पहन के चले गए। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई असम में न्याय यात्रा के दौरान। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी को राहुल गांधी 2-2 दिख रहे हैं, खत्म होते होते 4-4, 6-6 दिखेंगे। तो ये तो हेमंता जी को अपना इलाज कराना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हेमंता बिस्वा शर्मा से बेहतर प्रचार मंत्री नहीं मिल सकता। तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, जहां हैं वहीं रहें, लेकिन हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इसी तरह से प्रचारित करते रहें। पैसा भी बहुत है इनके पास, हम क्यों खर्च करें अपने प्रचार पे? हेमंता जी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए कहा कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसे माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स ज्यादा थे, मेजोरिटी के लोग नहीं थे। और खुलेआम एक मुख्यमंत्री ऐसा कहता है, जाहिर सी बात है वो एथिकल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो, जो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की बात की थी, वैसी कुछ बात हेमंता बिश्वा शर्मा भी असम में नहीं, करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान, हम 5 हमारे 25, ये सब तो प्रधानमंत्री ने कहा है। आप बेचारे हेमंता बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ जी को ही क्यों जिम्मेदार ठहराएंगे? जिस देश का राजा इस तरह की बदजुबानी कर सकता है, संविधान के विपरीत जाकर ऐसी बात कर सकता है, उस देश में उसके मंत्री संतरी क्या क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, हेमंता बिश्वा के बारे में आपने कहा कि वो आपका प्रचार कर रहे हैं, प्रचार मंत्री है वो न्याय यात्रा के। बिहार से पहले आप लोग बंगाल में पहुंच गए। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया, उनका स्टेटमेंट सामने है कि वो गठबंधन में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अधीर रंजन साहब कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है, उनकी टिप्पणी भी आई। तो बंगाल में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमें और आपको एनडीए में सीट शेयरिंग पे क्या विवाद चल रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारी हर बात जो होती है वो भी और जो नहीं होती वो भी मीडिया में चलती रहती। तो ये दिखाता है कि भाजपा कितनी नर्वस है, कितनी घबराई हुई है, किस तरह के दांव पेंच लगा के किसी न किसी तरीके से इंडिया गठबंधन पे सवालिया निशान कैसे खड़े हो जाएं, ये एक षड्यंत्र भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, जब
दो लोग मिलते हैं, अलग अलग दल के होते हैं, जाहिर सी बात है कई मुद्दे होते हैं, हर मुद्दों पर एक समान विचार भी नहीं होते, अलग अलग विचार भी होते हैं, और चर्चा एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड लगातार चर्चाएं होती हैं, उसके बाद जाकर एक कॉमन ग्राउंड मिलता है। हमारी हर चर्चा, हर राउंड, जो चर्चा हुई वो भी, और जो चर्चा सोची भी नहीं वो भी टीवी पे दिखाई देती है। तो ये आपको भी सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इंडिया गठबंधन में सारे सवाल, और एनडीए गठबंधन से कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, मालूम भी नहीं पड़ रहा कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। पवन जी, बिल्कुल आप इतना जबरदस्त तरीके से मेरे सारे सवालों को डॉज करके जो सारी बातों पर ला रहे हैं, जबरदस्त प्रवक्ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जब ममता बनर्जी मीडिया पर चली गई, आप हमें बोल रहे हैं ठीक है, जाहिर सी बात है बीजेपी की बात होगी, हमें पूछते हैं और पूछते रहेंगे। यही वजह है कि शायद आज द रेड माइक पर आप हैं, जो पेंडी टीवी में हमारे साथ होते थे। हम तो स्टैंड लेकर के वो सवाल कर रहे हैं और करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, और करेंगे, कठिन सवाल करते हैं, करते रहेंगे। मुझे कोई शक नहीं है इस बात पर कि आप सबसे कठिन सवाल पूछते हैं सब लोगों से। ममता बनर्जी ने बात मीडिया को कही आकर के, सर सौरभ शुक्ला ने नहीं कही, संकेत उपाध्याय नहीं कह रहे हैं, या कोई और नहीं कह रहा है, ये ममता बनर्जी ने मीडिया को आके कहा कि उनसे नहीं पूछा गया कि न्याय यात्रा में उनको इनविटेशन नहीं मिला, वो अकेले लड़ेंगी। इस तरीके की बात उन्होंने मीडिया को रुक करके कही बात, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए बात। न्याय यात्रा का इनविटेशन बाकायदा सबको गया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब चर्चा और वार्ता होती है, उस चर्चा और वार्ता में उतार चढ़ाव आते हैं। चढ़ाव आ जाए तो हम मान लें कि सब कुछ तय हो गया, ये भी गलत है। उतार आ जाए तो हम मान लें कि सब कुछ खत्म हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, आप अभी भी बंगाल को लेकर के होपफुल हैं। पवन जी, ये बताइए मुझे, बात भी जो आपने कही उसी से निकल रहा हूं कि ज्यादा सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं, और इंडिया गठबंधन को चलाने का भी दबाव कांग्रेस पर ज्यादा है, क्योंकि जितने घटक दल है, चाहे नीतीश कुमार आज आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी कह के गई कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उधर पंजाब में भी बात बनती नजर नहीं आ रही, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अखिलेश यादव के साथ भी उत्तर प्रदेश में अभी तक फाइनल हो जाएंगी सीट शेयरिंग, लेकिन अभी वहां पर भी बात चल रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो एक कांग्रेस पर इतनी जिम्मेदारी का बोझ है, उस बोझ को कैसे सहन करेंगे आप लोग? इस देश में मुझे लगता है कि अटल जी की भाजपा और कांग्रेस पार्टी, वो किसी भी नेतृत्व में रही हो, नरसिम्हा राव जी के वक्त, सोनिया जी के वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के वक्त, और आज कांग्रेस पार्टी जो धर्म होता है गठबंधन का वो निभाना जानती है। अटल जी की भाजपा भी जानती थी। तो जिम्मेदारियों का एहसास हमारे तमाम नेताओं को है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई संशय होना चाहिए कि इन जिम्मेदारियों को बखूबी पहले भी निभाया है, आगे भी निभाएंगे। पंजाब में भी अब एक एक राज्य का तो मेरे पास खाता नहीं है, लेकिन मैं वैसे ओवरऑल आपको बता रहा हूं, जो फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि जिम्मेदारियों का एहसास हम सबको है। ये इलेक्शन 2024 का, क्योंकि इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली मीटिंग और एक और मीटिंग हमने कवर की है, ये इलेक्शन आप लोगों ने कहा कि संविधान बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासियों को उनका हक दिलाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन महिलाओं की इज्जत और समानता लाने का इलेक्शन है, महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने का इलेक्शन है। तो जब ये इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है पवन जी, तो इस इलेक्शन में, और काउंटर आप कर रहे हैं उस बीजेपी से जो कि राम मंदिर के प्रचार को लेकर के उन्होंने बीजेपी का इवेंट बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कहने के लिए। मोहन भागवत थे वहां पर मौजूद थे, घर घर लेकर के वो अक्षत पहुंचे, अब लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने के लिए एक प्रचार कैंपेन चलाया जा रहा है। उस प्रचार कैंपेन से, हिंदुत्व की बूटी से आप लोग कैसे निपटेंगे पवन जी? सौरभ जी, ये हिंदुत्व की बूटी जिसको आपने बड़े अच्छे शब्दों में बताया, क्या ये आज पहली बार हो रहा है? ये आजादी के आंदोलन से चल रहा है। जब हम भारत छोड़ो जैसे नारे देते थे, तब ये लोग क्या करते थे? लेकिन लोगों ने, इस देश के लोगों ने सही रास्ता उस वक्त भी चुना था कि ये रास्ता विनाश का रास्ता है जिस रास्ते पर ये ले जा रहे हैं, और विनाश होते हुए देखा भी, हमारे जैसे कई परिवारों ने देखा। तो ये देश ऐसी गलती दोहराएगा नहीं। इनको अपनी ड्यूटी पे चलने दीजिए, हम अपनी ड्यूटी पे चल रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी पे चल रहे हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए, जो कि सबसे दुर्गम यात्रा है हिंदू धर्म में माना जाए, सबको
अलाउ भी नहीं करती है मेडिकल चेकअप्स के बाद गवर्नमेंट की वहां पर यात्रा करके आए, वही मंदिर जाते हैं। लेकिन फिर भी जो गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर एंटी हिंदू होने का एक आरोप लगातार लगता रहता है। तो राहुल नहीं, ये गांधी तो से सवाल हमें, पूछ। ये हाँ, बोलिए तो बोलिए। ये तो एक ट्रैप होता है कि बार बार ये हमें कहें एंटी हिंदू और हम घबरा जाएं कि साहब नहीं नहीं सर्टिफिकेट दे दो, हाथ जोड़ के हम कहें माई बाप हमें सर्टिफिकेट आप दे दो, हिंदू धर्म का माफी चाहता हूं, ये तो होगा नहीं। ये कौन होते हैं साहब? हमें एंटी हिंदू प्रो हिंदू कहने वाले होते कौन है? मैं इनसे सर्टिफिकेट लूंगा, राहुल गांधी इनसे सर्टिफिकेट लेंगे? तो ये स्वयंभू ठेकेदार बनकर एक दुकान खोल के बैठे हैं, आइए साहब सर्टिफिकेट ले जाइए हिंदू होने का या देश प्रेमी होने का। अभी हैं कौन? आप हैं कौन ये सर्टिफिकेट बांटने वाले? ये ठेका आपको दिया किसने? खुद लेके बैठ गए। तो ऐसे स्वयंभू ठेकेदारों से ना हम घबराते हैं, न इनके बिछाए जाल में हम आते हैं। पवन जी, आपके सामने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एक बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर ईडी की का शिकंजा, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल पे लगातार समन आ रहे हैं। हेमंत सोरेन से एक बार पूछताछ होगी, दोबारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय राउत पर यूएपीए का एक केस लगा हुआ है। संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है। तो जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का शिकंजा आप लोगों पर कसा हुआ है, लड़ेंगे तो तब जब आप लोग बाहर रहेंगे। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है आप लोगों को मैं सिस्टम से मानता भी। हूं मैं मानता हूं आसान लड़ाई नहीं है। 9 साल नेहरू जी जेल में रहे, क्या लड़ाई बंद हुई? गांधी जी जेल में रहे, क्या लड़ाई बंद हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश से बाहर जाकर भी काम करना पड़ा, तो क्या लड़ाई बंद हुई? ये लड़ाई का हिस्सा है। आज हर हफ्ते हमारे कुछ नेताओं को कोर्ट कचहरी में पूरे देश में घूमना पड़ रहा होता है। लड़ाई थोड़े बंद हो जाएगी। ये लड़ाई का हिस्सा है और हम इसको स्वीकार करते हैं। हमारे डीएनए में है इस तरह की लड़ाई लड़ना। हमारे डीएनए में शायद सत्ता में हो तब भी सत्ता सुख नहीं लिखा है। ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें संघर्ष करने की किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। अच्छी बात है कि आप संघर्ष करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी जिसको ऑपरेशन कीचड़ कह रही है, कमल खिला चुके हैं। और आप क्या, आखिरी सवाल आपसे मैं जानने दूंगा, आपको बहुत काम है मुझे पता है। अब भी आप बिहार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर के पवन जी होपफुल हैं आप लोग? मैं सौरभ जी इस देश को लेकर बहुत होपफुल हूँ। इस देश के एक एक नागरिक को लेकर बहुत होपफुल हूँ। वो जानते हैं न्याय का रास्ता कौन सा है, वो जानते हैं पिछले 10 साल में अन्याय कौन लाया है। पिछले 10 साल में अन्याय कौन लाया है? जब चूंकि आप मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है कि लोगों को समझा लेना। मुझे आपसे बात करते करते एक और आखिरी सवाल याद आ गया, मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी। अभी बिहार, फिर बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में 11 दिन है। ये सवाल राहुल जी से भी पूछा था, क्या राम मंदिर जाने का प्लान है? उन्होंने कहा तो उनके रूट में नहीं है, लेकिन आप लोग कहेंगे, बात चर्चा होती है इंटरनली, तो आप लोग जैसे अब कहेंगे राहुल गांधी से? नहीं नहीं, जैसे रूट में असम में एक मंदिर था, वहां जाने से रोका गया। तो जो एक रूट बनाया है, सब लोगों की राय से बनाया गया है, उस रूट में जहां भी वहां के स्थानीय लोग सलाह देते हैं, वहां राहुल जी जाते हैं। राहुल जी जाते हैं। राहुल जी का कॉन्फिडेंस कैसा है? हमारी मणिपुर में एक छोटी सी हाई हेलो हुई थी, उसके बाद मतलब बात, क्योंकि जाहिर सी बात है यात्रा में मुश्किल होता है बात करना, वो उनसे अगर आप लोगों की चर्चा हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली में हो ही रही होगी, कैसा है कॉन्फिडेंस उनका? सौरभ जी, जब कोई व्यक्ति कुछ सिद्धांतों को बचाने के लिए निकलता है ना, फिर ये सवाल नगण्य हो जाता है कॉन्फिडेंस कैसा है। वो इतना हाई होता है कॉन्फिडेंस क्योंकि कुछ सिद्धांतों को लेकर आप लड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस हाई ही रहता है। चलिए पवन जी, बहुत बहुत सवालों का बहुत सधा हुआ जवाब आपने दिया है, मुझे पता है, क्योंकि इस समय आप लोग एक और नई कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात तो मान रहे हैं कि आपकी लड़ाई आगे कठिन है और उस पर आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर हमको वक्त देने के लिए, आगे फिर आपको परेशान करेंगे जरूर तमाम सौरभ, परेशान बड़े सवालों के साथ। बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।